हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू डिवाइन बायोलॉजी। मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। साथियों, आरपीएससी स्कूल लेक्चर एग्जाम 2026 बहुत नज़दीक आ चुका है। 10 से 15 दिन का समय हमारे पास शेष रहा है। 3 जून को हमारा जीके का एग्ज़ाम होगा और 4 जून को हमारा बायोलॉजी का एग्ज़ाम है। आरपीएससी ने सिलेबस भी इस बार अपडेट किया था। कुछ नए टॉपिक सिलेबस में ऐड किए थे जो आपने अच्छे से प्रिपरेशन की होगी। नए टॉपिक्स के अंदर हमारी जो फर्स्ट यूनिट है सीनियर सेकेंडरी लेवल के ऊपर, वो ऐड की थी बायोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया, कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस इंडियन साइंटिस्ट। ये यूनिट नई ऐड की गई है, तो डेफिनेटली हमें यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेंगे, तो इस यूनिट को आप अच्छे से कवर करें। अगले 1 से 2 वीडियो के अंदर मैं आपको इस यूनिट को कंप्लीट रूप से कवर करवा दूंगा, तो आप डिवाइन बायोलॉजी के साथ जुड़े रहें। जो फेमस जो इंडियन बायोलॉजिस्ट हैं उनका क्या योगदान रहा, इसको हम 2 बड़े ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो वैज्ञानिक जो प्राचीन भारतीय जो जीव विज्ञानी हैं उनका क्या योगदान रहा, और दूसरे जो आधुनिक और जो समकालीन जो भारतीय जीव वैज्ञानिक हैं, यानी मॉडर्न जो कंटेम्प्रेरी जो इंडियन बायोलॉजिस्ट हैं, उनका क्या योगदान रहा, इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। जो प्राचीन भारतीय जो जीव विज्ञानी हैं उनकी बात अगर मैं करूं, तो प्रमुख रूप से 3 वैज्ञानिकों का नाम एंशिएंट और क्लासिकल इंडियन बायोलॉजिस्ट के रूप में लिया जाता है। सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम आता है आचार्य सुश्रुत, नंबर 2 पर नाम आता है आचार्य चरक ऋषि, नंबर 3 पर आता है महर्षि नागार्जुन। इनके अलावा भी महर्षि कणाद और महर्षि पाराशर का नाम भी लिया जाता है, उनको भी अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रमुख रूप से ये 3 वैज्ञानिक जो हैं वो क्लासिकल और एंशिएंट जो इंडियन बायोलॉजिस्ट के रूप में इनका नाम लिया जाता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आचार्य सुश्रुत के बारे में, आचार्य सुश्रुत का जो जन्म है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में काशी के अंदर इनका जन्म हुआ। खास बात है, आचार्य सुश्रुत को सर्जरी के जनक माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आचार्य सुश्रुत को सर्जरी के जनक माना जाता है, फादर ऑफ सर्जरी इनको माना जाता है। इन्होंने सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं उनको इन्होंने डिटेल में समझाया। इन्होंने 300 से अधिक प्रकार के जो सर्जरीज हैं, जो ऑपरेशंस हैं, उनको इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ के अंदर। और उसके साथ में ही 125 से अधिक प्रकार के जो उपकरण हैं उनके बारे में भी इन्होंने बताया। इसके साथ ही साथियों, इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र में भी इनके द्वारा अभूतपूर्व काम किए गए। प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र में इन्होंने राइनोप्लास्टी यानी नाक की जो सर्जरी है, राइनोप्लास्टी यानी जो नाक का जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नोज है, नाक की जो सर्जरी है, वो इनके द्वारा किए गए। इसके साथ में कैटरेक्ट की जो सर्जरी है उनकी तकनीक भी इनके द्वारा डेवलप की गई। इन्होंने शल्य क्रिया से संबंधित या सर्जरी से संबंधित जो प्रमुख जो काम किए उनके अंदर सबसे पहले तो एनेस्थेसिया का इनके द्वारा उपयोग किया गया। प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र में इन्होंने काम किया, जिसमें प्रमुख रूप से नाम आता है राइनोप्लास्टी का। मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट की सर्जरी का काम इनके द्वारा किया गया। ऑब्स्टेट्रिक सर्जरी और जो डिलीवरी रिलेटेड जो सर्जरी जो होती हैं उनके ऊपर इन्होंने काम किया। ऑर्थोपेडिक सर्जरी के ऊपर इन्होंने काम किया। कैंसर से जो प्रभावित जो टिश्यूज हैं उनको किस तरीके से हटाया जाए सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा, उनके ऊपर इन्होंने काम किया। और न्यूरो सर्जरी से रिलेटेड इनके द्वारा काम किए गए। तो ये विभिन्न प्रकार के जो एरियाज हैं जिनके अंदर आचार्य सुश्रुत ने काम किया, और इन्होंने अपने जितने भी प्रोसीजर्स हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जो सर्जरी में उपयोग किए जाते हैं, जो उपकरण हैं, उनका डिटेल में एक्सप्लेनेशन सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ के अंदर इनके द्वारा किया गया। इसीलिए आचार्य सुश्रुत को सर्जरी के जनक माना जाता है। तो ये सभी स्टेटमेंट अपने को अच्छे से याद रखने हैं, अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि किसी भी स्टेटमेंट बेस्ड रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछा जा सकता है। अगले जो वैज्ञानिक आते हैं आचार्य चरक ऋषि। आचार्य चरक ऋषि प्रमुख वैज्ञानिक हैं। आचार्य चरक ऋषि का जो जन्म है साथियों 2री शताब्दी से 1म शताब्दी के बीच में कहीं इनका जन्म होता है। आचार्य चरक ऋषि को आयुर्वेद के क्षेत्र में एक महान भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में इनको जाना जाता है, और इनको आयुर्वेद के जनक इनको माना जाता है। फादर ऑफ आयुर्वेद जो है वो माना जाता है आचार्य चरक ऋषि को। फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी इनको कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन और फादर ऑफ आयुर्वेदा इनको माना जाता है, आचार्य चरक ऋषि को माना जाता है। चरक ऋषि के द्वारा चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की गई, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो आयुर्वेद जो मेडिसिन है उनके जो सिद्धांत हैं उनके ऊपर इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया। आचार्य चरक ऋषि की जो शिक्षा है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय से हुई, और ये कुषाण राजवंश के राजवैद्य या रॉयल फिजिशियन माने जाते थे, जो
जो वहाँ के जो कुषाण जो राजवंश था उसके रॉयल फिजिशियन इनको माना जाता था। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट जो इनके द्वारा दिया गया, सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया आचार्य चरक ऋषि के द्वारा, वो था त्रिदोष सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? त्रिदोष सिद्धांत। आयुर्वेद के अंदर कंप्लीट जो आयुर्वेदिक जो सिस्टम है वो त्रिदोष सिद्धांत के ऊपर ही बेस्ड है। यानी 3 दोष वात पित्त और कफ जो है, अगर वो कंप्लीट रूप से संतुलित अवस्था में रहते हैं, बैलेंस रूप में रहते हैं, तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। अगर इनके अंदर किसी भी प्रकार के वात पित्त या कफ में से किसी भी प्रकार के एक दोष में अगर डेविएशन आ जाता है, असंतुलन की स्थिति आती है, तो व्यक्ति जो है वो बीमार हो जाता है, व्यक्ति डिजीज उसके अंदर हो सकती है। अगर अपन बात करें त्रिदोष जो सिद्धांत है वो है क्या, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमें आसानी से मिल सकते हैं। त्रिदोष जो सिद्धांत है उसकी बात अगर मैं करूँ तो पहला जो दोष आता है उसको बोलते हैं वात दोष। पहला दोष का नाम है वात दोष। वात दोष में दो तत्वों को शामिल किया गया, एक वायु और दूसरा आकाश। हमारा शरीर, ऐसा माना जाता है आयुर्वेद के अनुसार, कि हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना होता है। इसमें से वायु और आकाश जो है ये दोनों वात दोष से संबंध रखते हैं। अगर ये जो वात दोष है इसका क्या फंक्शन है, उसके कार्य क्या है, उसकी बात अगर करूं तो हमारे शरीर के जो मूवमेंट है और हमारे शरीर का जो नर्वस सिस्टम जो है उसको प्रॉपर रूप से संचालित करने का काम है हमारा वात दोष का। अगर ये संतुलित अवस्था में रहेगा तो हमारी बॉडी में प्रॉपर रूप से मूवमेंट रहेंगे और उसके साथ में ही फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी और हमारा नर्वस सिस्टम भी प्रॉपर रूप से काम करेगा, यानी हम क्रिएटिव रहेंगे, क्रिएटिविटी हमें देखने के लिए मिलेगी। अगर किसी प्रकार का संतुलन या इम्बैलेंस की स्थिति बनती है तो उस स्थिति के अंदर हमारी बॉडी में स्टिफनेस होगी, मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगा, बॉडी में स्टिफनेस रहेगी, उसके साथ में चिंता, भय और बेचैनी जैसी, एंजाइटी, फियर, रेस्टलेसनेस जैसी कंडीशंस भी डेवलप हो जाएंगी। अगर इस प्रकार की कोई कंडीशन, हमें एंजाइटी हो रही है, फियर हो रहा है, रेस्टलेसनेस हो रही है, बॉडी में स्टिफनेस हो रहा है, तो डेफिनेटली हमारा जो वात दोष जो है उसमें किसी प्रकार का क्या हो चुका है, डिस्टर्बेंस हो चुका है। ठीक है। दूसरा जो हमारा दोष आता है त्रिदोष के अनुसार वो आता है पित्त दोष। पित्त दोष जो है वो 2 तत्वों से मिलकर बना होता है, एक अग्नि और दूसरा जल तत्व है। अग्नि और जल तत्व से मिलकर बना होता है। अग्नि और जल तत्व से आप याद रख सकते हैं कि हमारे स्टोमक के अंदर हाई एसिडिक पीएच होता है, उसकी वजह से जठराग्नि एक शब्द काम में लेते हैं, जठराग्नि। तो अग्नि और जो जल तत्व है वो पित्त दोष के 2 एलिमेंट्स हैं और इनके जो फंक्शन है, इसका जो फंक्शन है वो फंक्शन हमें देखने के लिए मिलता है हमारे डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में। डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म का काम हमारा पित्त दोष करता है। अगर ये संतुलन में रहेंगे तो हमारा डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म प्रॉपर रूप से काम करेगा। अगर ये असंतुलित हो जाते हैं तो डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म दोनों ही डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे स्टोमक में बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, एंगर हो सकता है और हमारे स्टोमक रिलेटेड विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तीसरा जो दोष आता है साथियों वो उसका नाम है कफ दोष। कफ दोष जो है वो 2 तत्वों से मिलकर बना है, जल और पृथ्वी तत्व है। जल और पृथ्वी तत्व है। क्या कार्य है, हमारे शरीर की संरचना, स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी का संचालन करने का ये काम करता है। हमारे शरीर की प्रॉपर रूप से स्ट्रक्चर बनी रहे, स्टेबिलिटी रहे हमारे शरीर में, इसके लिए हमारा कफ दोष काम करता है। कफ दोष अगर बैलेंस है तो शांति और स्थिरता और प्रेम की भावनाएं हमारे अंदर रहेंगी और अगर असंतुलन की स्थिति है तो लेजीनेस रहेगा, वेट गेन होगा और हैवीनेस हमें फील होगा। तो ये 3 सिद्धांतों के ऊपर आधारित है पूरा का पूरा आयुर्वेदिक सिस्टम काम करता है। वात दोष, दूसरा है पित्त दोष और तीसरा है कफ दोष। और इन तीनों सिद्धांतों को कहा जाता है त्रिदोष सिद्धांत। इन तीनों को सम्मिलित रूप से हम कह सकते हैं त्रिदोष सिद्धांत। तो ये प्रत्येक तत्व, इनका प्रत्येक तत्व ध्यान रखना है, फंक्शन ध्यान रखना है, संतुलन की स्थिति में क्या होगा, असंतुलन की स्थिति में क्या होगा, इनको हमें प्रॉपर ढंग से इसको तैयार करना, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। साथियों अगले वैज्ञानिक का नाम आता है महर्षि नागार्जुन। महर्षि नागार्जुन का नाम वैसे प्रमुख रूप से अगर आप देखेंगे तो ये केमिस्ट्री के क्षेत्र में इनका नाम लिया जाता है। केमिस्ट्री के क्षेत्र में इनका नाम प्रमुख रूप से आता है, लेकिन इन्होंने मेडिसिन के क्षेत्र में भी, मेडिसिन का जो निर्माण है, औषधि जो निर्माण का कार्य है वो भी इनके द्वारा किया गया है। धातु विज्ञान और रासायनिक प्रयोगों के ऊपर इन्होंने शोध कार्य का काम किया। महर्षि नागार्जुन के द्वारा 2 प्रमुख ग्रंथ लिखे गए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक रस रत्नाकर और दूसरा है रसेंद्र मंगल। रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल, ये 2 ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए और ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखना।
रसेंद्र मंगल और रस रत्नाकर, ये दो ग्रंथ किसके द्वारा लिखे जाते हैं? महर्षि नागार्जुन के द्वारा लिखे जाते हैं। अगले वैज्ञानिक का नाम आता है साथियों महर्षि पाराशर। देखो महर्षि पाराशर का जो नाम है वो प्राचीन जो भारतीय कृषि विज्ञान और वनस्पति विज्ञान से संबंध ये रखते हैं, एग्रीकल्चर से संबंध रखते हैं और बॉटनी से संबंध ये रखते हैं। इनके द्वारा एक प्रकार का वेद लिखा गया जो वृक्षों पर आधारित था और उस वेद का नाम था वृक्षायुर्वेद। वृक्षायुर्वेद इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जो प्राचीन एक महत्वपूर्ण बॉटनी का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, एग्रीकल्चर का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ आप इसको मान सकते हैं। वृक्षायुर्वेद इनके द्वारा लिखा गया। इन्होंने पौधों के वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, उनके बाहरी और आंतरिक अंगों के विवरण और मिट्टी के प्रकारों और पौधों की बीमारियों के उपचार के ऊपर इन्होंने शोध कार्य किया। इनके द्वारा एक ग्रंथ और लिखा जाता है कृषि पाराशर। कृषि पाराशर ग्रंथ का भी इनके द्वारा रचना इनके द्वारा की गई, जिसमें प्राचीन जो कृषि सिद्धांत है, प्राचीन जो कृषि पद्धतियां हैं, इनके ऊपर इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया। तो एक ग्रंथ का नाम याद रखना कृषि पाराशर, ये ग्रंथ किसने लिखा? महर्षि पाराशर के द्वारा। और दूसरा वृक्षायुर्वेद, ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है वृक्षायुर्वेद। ये दो ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए महर्षि पाराशर के द्वारा। तो ये वैज्ञानिक का नाम भी अपने को ध्यान रखना है, महर्षि पाराशर। अगले वैज्ञानिक का नाम आता है साथियों महर्षि कणाद। महर्षि कणाद का जो संबंध है बेसिकली फिजिक्स से ज़्यादा संबंध रखते हैं। वैशेषिकी स्कूल के प्रणेता इनको माना जाता है। एटॉमिक सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी का प्रतिपादन इनके द्वारा किया गया और परमाणु सिद्धांत के जनक इनको माना जाता है। उसके साथ में इन्होंने प्रतिपादित किया कि संसार का प्रत्येक पदार्थ अविभाज्य कणों से बना है, जिन्हें उन्होंने अणु और परमाणु कहा। जीव विज्ञान से इनका क्या संबंध है? जीव विज्ञान के संबंध की बात सिर्फ इतनी है कि जीवन की भौतिक और पदार्थवादी संरचना को समझने के लिए उन्होंने परमाणु सिद्धांत को एक आधार के रूप में देखा है जाता है। तो महर्षि कणाद के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट जो वैज्ञानिक है हमारे, अगर मैं थोड़ा सा रिवीजन करना चाहूँ, जो एंशियंट जो इंडियन जो बायोलॉजिस्ट है उनमें पहला नाम आता है आचार्य चरक ऋषि का। आचार्य चरक ऋषि को आयुर्वेद के जनक इनको माना जाता है। इन्होंने चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की और उसके साथ में त्रिदोष सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दूसरे वैज्ञानिक का नाम आता है आचार्य सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत शल्य चिकित्सा से संबंध रखते हैं, फादर ऑफ सर्जरी इनको कहा जाता है। इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र में इन्होंने सबसे पहले काम किया। सुश्रुत संहिता ग्रंथ की इन्होंने रचना की, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। तीसरे वैज्ञानिक है महर्षि नागार्जुन। महर्षि नागार्जुन ने धातु विज्ञान और आयुर्वेद और विभिन्न प्रकार के जो औषधि निर्माण है इसके संबंध में इन्होंने कार्य किया। इन्होंने रस रत्नाकर ग्रंथ की इनके द्वारा रचना, रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल दो प्रमुख ग्रंथों की रचना इनके द्वारा की गई महर्षि नागार्जुन के द्वारा। महर्षि पाराशर का नाम भी ध्यान रखना है। महर्षि पाराशर प्राचीन भारत में वनस्पति विज्ञान और कृषि के क्षेत्र में इनका अभूतपूर्व योगदान महर्षि पाराशर का रहा। महर्षि कणाद वैशेषिकी दर्शन और परमाणु सिद्धांत के प्रणेता इनको माना जाता है। तो ये पांच वैज्ञानिक हैं साथियों जो किससे संबंध रखते हैं? हमारे जो एंशियंट और जो क्लासिकल इंडियन बायोलॉजिस्ट के क्षेत्र में इनका नाम लिया जाता है। आचार्य चरक ऋषि, आचार्य सुश्रुत ऋषि, महर्षि नागार्जुन, महर्षि पाराशर और महर्षि कणाद। ये पांच वैज्ञानिकों को हमें अच्छे से ध्यान रखना है। अगर इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो दूसरा टॉपिक हमारा आता है, या दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी इंडियन बायोलॉजिस्ट। आधुनिक और जो समकालीन जो जीव विज्ञानी हैं वो कौन कौन से हैं? बहुत बड़ी लिस्ट है साथियों। अब मैं सिर्फ आपको एक बार सुपरफिशियल इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सभी वैज्ञानिकों के नाम आप एक बार सुन लीजिए, उसके बाद में आप प्रत्येक वैज्ञानिक को हम एक एक को डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि किसी भी वैज्ञानिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम आता है सर जे.सी. बोस, जगदीश चंद्र बसु या जगदीश चंद्र बोस भी इनको कहा जाता है। प्लांट फिजियोलॉजी से संबंधित इनका महत्वपूर्ण कार्य रहा। इन्होंने क्रेस्कोग्राफ का इन्होंने आविष्कार किया और सिद्ध किया कि पौधों में भी जीवन होता है। पुरस्कारों की बात करें तो इन्हें नाइट बैचलर 1917 में नाइट बैचलर नामक पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। दूसरे वैज्ञानिक का नाम आता है सर हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना जेनेटिक्स से इनका प्रमुख रूप से संबंध रहा। जेनेटिक कोड की इन्होंने व्याख्या की और साथ में ही इन्होंने आर्टिफिशियल जीन्स सिंथेसिस का कार्य किया। इनको नोबेल प्राइज मिला 1968। जिनको नोबेल प्राइज मिला है साथियों उनको तो हमें विशेष रूप से उनको तो ध्यान रखना है।
नोबेल प्राइज 1968 1968 में इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है हरगोविंद खुराना को, कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए, आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस के लिए। तीसरे वैज्ञानिक और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन को ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक माना जाता है, भारत में हरित क्रांति के जनक इनको माना जाता है। एग्रीकल्चर से संबंधित उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया और जिसके लिए विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज 1987 में इनको दिया गया। अगले वैज्ञानिक का नाम आता है साथियों बीरबल साहनी। बीरबल साहनी का नाम पेलियोबोटनी के क्षेत्र में लिया जाता है। पेलियोबोटनी या पूरा वनस्पति विज्ञान, भारतीय जो जीवाश्म पौधों का जो फॉसिल जो प्लांट्स हैं उनका इन्होंने गहन अध्ययन किया। इन्हें फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी 1936 का पुरस्कार इनको दिया जाता है। डॉक्टर सलीम अली, महत्वपूर्ण नाम है डॉक्टर सलीम अली, ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, पक्षी विज्ञान से इनका संबंध है, पक्षी विज्ञान में इनको संबंध है। 1976 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण से इनको 1976 में सम्मानित किया गया। तो ये 5 वैज्ञानिक ये हो गए। नेक्स्ट जो वैज्ञानिक है उनकी बात अगर करूं तो 6 नंबर का वैज्ञानिक हमारा है ई के जानकी अमाल। ई के जानकी अमाल जो वैज्ञानिक है इनका जो संबंध है पादप कोशिका विज्ञान या प्लांट साइटोलॉजी से इनका संबंध रहा। गन्ने और औषधीय पौधों की किस्मों का विकास इनके द्वारा किया गया। इन्हें पद्मश्री 1977 में इनको दिया गया। अगले वैज्ञानिक हैं जी एन रामचंद्रन। जी एन रामचंद्रन स्ट्रक्चरल बायोलॉजी से संबंध रखते हैं। प्रोटीन के स्ट्रक्चर में अपन रामचंद्रन प्लॉट पढ़ते हैं, तो ये रामचंद्रन प्लॉट का आविष्कार भी जी एन रामचंद्रन के द्वारा किया गया। इसके लिए इनको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 दिया गया। कमला सोहोनी बायोकेमिस्ट्री से संबंध रखती हैं। कमला सोहोनी बायोकेमिस्ट्री से संबंध रखती हैं। एंजाइम साइटोक्रोम सी की खोज इनके द्वारा की गई। इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेंकटरमन रामकृष्णन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से संबंध रखते हैं। राइबोसोम की स्ट्रक्चर के ऊपर इनके द्वारा रिसर्च का कार्य किया गया और इन्हें 2009 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। लालजीत सिंह आनुवांशिकी, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक इनको माना जाता है। आनुवांशिकी से संबंध है, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक माने जाते हैं। लालजीत सिंह इंपॉर्टेंट नाम है भाई, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के संबंध में इनका इंपॉर्टेंट नाम लिया जाता है। पद्मश्री 2004 से सम्मानित किया गया। अगले वैज्ञानिक हैं साथियों पी माहेश्वरी, पंचानन माहेश्वरी, सब लोग अच्छे से जानते हैं पंचानन माहेश्वरी जी को। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी से इनका संबंध है। टेस्ट ट्यूब निषेचन या टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन के ऊपर इनके द्वारा कार्य किया गया। फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी 1965 ये रहे। ओबेद सिद्दीकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से संबंध रखते हैं। घ्राण और स्वाद के जो न्यूरोजेनेटिक्स हैं, यानी जो ऑल्फैक्टरी हैं और जो हमारे टेस्ट रिसेप्टर के जो न्यूरोजेनेटिक्स हैं उनके ऊपर इन्होंने विशेष रूप से काम किया। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। असीमा चटर्जी फाइटोमेडिसिन से संबंध रखती हैं। मिर्गी और मलेरिया रोधी जो आयुर्वेदिक जो दवाइयां हैं उनके ऊपर इनके द्वारा काम किया गया। फाइटोमेडिसिन मतलब ऐसी मेडिसिन जो प्लांट बेस्ड मेडिसिन है, तो इन्होंने मिर्गी से संबंधित यानी एपिलेप्सी और मलेरिया से संबंधित जो मेडिसिन है उनके ऊपर इनके द्वारा रिसर्च कार्य किया गया। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 में इनको दिया गया। साथियों अगले वैज्ञानिक का नाम आता है गगनदीप कंग जो हैं ये वायरोलॉजी से संबंध रखते हैं। इन्होंने रोटा वायरस के विकास में विकास के अंदर इनका द्वारा नेतृत्व किया गया। रोटा वायरस के जो वैक्सीन जो डेवलप किए गए उनके इन्होंने नेतृत्व उसका किया। इन्फोसिस पुरस्कार 2016 इनको दिया गया। एक वैज्ञानिक का नाम आता है साथियों सौम्या स्वामीनाथन चिकित्सा अनुसंधान में मेडिकल रिसर्च से संबंध रखती हैं। तपेदिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति पर विश्व स्तरीय कार्य इनके द्वारा किया गया। तपेदिक मतलब टीबी से संबंधित और जो सार्वजनिक जो स्वास्थ्य नीति है उसके ऊपर विश्व स्तरीय कार्य सौम्या स्वामीनाथन ने किया। इन्हें पद्मश्री 2012 में दिया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक हैं। इसके अलावा भी कुछ वैज्ञानिक हैं जिनकी बात अपन करें जिसमें नाम आता है सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं किरण मजूमदार शो जो है वो बायोटेक्नोलॉजी से संबंध रखते हैं। फार्मास्यूटिकल्स, नवाचार और बायोकोन की स्थापना इनके द्वारा की गई। तो क्वेश्चन इसमें सामान्य रूप से इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक तरफ साइंटिस्ट का नाम दे दिए और दूसरी तरफ ले दिया उनका रिसर्च एरिया, कौन से रिसर्च एरिया से वो संबंध रखते हैं। तो मैचिंग का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। किसी पर्टिकुलर एक साइंटिस्ट के बारे में स्टेटमेंट बेस्ड रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि किरण मजूमदार शो है वो बायोटेक्नोलॉजी से संबंध रखने वाले वैज्ञानिक हैं। इनको पद्म विभूषण 2005 में दिया गया।
इनके प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। एक आता है कमल राणा दीवे। कमल राणा दीवे की बात करें तो ये कैंसर रिसर्च से संबंध रखते हैं। टिश्यू कल्चर और लेप्रोसी के ऊपर इन्होंने शोध कार्य किया, कुष्ठ रोग के ऊपर इन्होंने शोध कार्य किया। इन्हें भी पद्म भूषण 1982 में दिया गया। इंदिरा हिंदुजा। इंदिरा हिंदुजा गायनिकोलॉजी से संबंध रखती हैं। भारत में प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी के जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका इंदिरा हिंदुजा का नाम लिया जाता है। इन्हें पद्मश्री 2011 में दिया गया। इंदिरा हिंदुजा, इंदिरा आईवीएफ जैसे कई प्रकार के सेंटर भी स्थापित किए गए। भारत में पहला जो टेस्ट ट्यूब बेबी है उसके जन्म में इनका महत्वपूर्ण योगदान था इंदिरा हिंदुजा का। तो ये भी इंपॉर्टेंट नाम आप ध्यान रख सकते हैं। अगला नाम आता है शुभभा टोले। शुभभा टोले जो है न्यूरो साइंस से संबंधित मस्तिष्क के विकास के आनुवंशिक तंत्र के ऊपर शोध कार्य इनके द्वारा किया गया। इन्फोसिस प्राइज इनको दिया गया 2014 का। एक नाम आता है यमुना कृष्णन। नैनो बायोटेक्नोलॉजी से संबंध रखते हैं। डीएनए आधारित नैनो मशीनों का विकास इनके द्वारा किया गया। इन्फोसिस प्राइज 2017 में इनको दिया गया। राजेश गोखले केमिकल बायोलॉजी से संबंधित मेटाबॉलिज्म और त्वचा रोग जो है उनके ऊपर इन्होंने रिसर्च कार्य किया। राजेश गोखले। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2006 से इनको सम्मानित किया गया। सत्यजीत मेयर सेल बायोलॉजी से संबंध रखते हैं। इन्होंने सेल मेम्ब्रेन के कार्य के ऊपर शोध कार्य किया इन्होंने कि सेल मेम्ब्रेन जो हो किस प्रकार से कार्य करती है उसके ऊपर इन्होंने रिसर्च किया। सत्यजीत मेयर ने। इन्फोसिस पुरस्कार दिया गया 2012 का। विदिता वैद्य इन्होंने न्यूरो साइंस के ऊपर मानव में मस्तिष्क के प्रभाव पर शोध कार्य किया। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2015 दिया गया। शाहिद जमीली। शाहिद जमील की बात अगर करूं तो ये वायरोलॉजी से संबंध रखते हैं और इन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2000 में दिया गया। एसएससी महेश्वरी की बात करें तो ये प्लांट फिजियोलॉजी से संबंध रखते हैं और इन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1972 में दिया गया। ये 25 साइंटिस्ट हैं जो साथियों मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी इंडियन बायोलॉजिस्ट के रूप में इनका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। ऐसे और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ये साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें हमें अगले वीडियो में हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। प्रत्येक एक साइंटिस्ट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए डिवाइन बायोलॉजी के साथ। थैंक यू सो मच।